चलिए दोस्तों, आज जो स्टेट का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें से हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं। तो लगभग 350 क्वेश्चन कर चुके हैं। 5 क्लास जो लिया था वो 50-50 क्वेश्चन का था, और जो मैराथन क्लास लिया था वो 100 क्वेश्चन का था। तो टोटल आपका कितने क्लास हो गए? तो 6 क्लास हो गए, और 6 क्लास में 350 क्वेश्चन हो गए। आज फिर से 50 या 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको करते हैं पूरा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक शिक्षण प्रविधि नहीं है, यानी कि शिक्षण प्रविधि में से कौन सा नहीं है। तो अभ्यास तो शिक्षण प्रविधि होता है, चित्रण शिक्षण प्रविधि होता है, नाट्य रूपांतरण शिक्षण प्रविधि होता है, लेकिन किंडरगार्टन शिक्षण प्रविधि नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्लासिक कंडीशनिंग है, यानी कि क्लासिक कंडीशनिंग क्या है। तो क्लासिक कंडीशनिंग क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि सहचर्य अधिगम है, स्वायत्त अधिगम है, सहायक अधिगम है, सहयोगात्मक अधिगम है। तो क्या होगा इसका आंसर? सहचर्य अधिगम है ये क्लासिक कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावकारी शिक्षण विधि है। प्रभावकारी शिक्षण विधि क्या है? तो प्रभावकारी शिक्षण विधि प्रदर्शन और व्याख्यान है। तो व्याख्यान आपको पता है कि लेक्चर विधि प्रभावकारी विधि नहीं होता है। परंपरागत व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुन्नय क्रियात्मक, यानी कि व्याख्यान विधि, तो ये क्रिएटिव वाला जो होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। या अनुन्नय क्रिएटिव जो लेक्चर विधि होता है, क्रिएटिव व्याख्यान विधि जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उद्देश्यों को चुनौतीपूर्ण बनाते हुए बदले, यानी कि उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदले, यानी कि उद्देश्यों को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदलने के लिए क्या करना होगा? तो क्रिया करना होगा, कार्य करने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संश्लेषण का अर्थ है। संश्लेषण का क्या अर्थ होता है? तो नवीन विचार का निर्माण। तो ये भी पॉजिटिव है, सही आंसर है। नवीन वस्तु का निर्माण, ये भी सही है। अद्वितीय उत्पाद का निर्माण, तो ये भी सही है। तीनों निर्माण से रिलेटेड है, तो उपरोक्त सही हो जाए, सभी आंसर हो जाएगा। दल शिक्षण मिलकर काम है। दल शिक्षण जो होता है वो मिलकर काम है क्या चीज़ का? तो 2 या 2 से अधिक शिक्षक का, यानी कि दल शिक्षण। तो 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर के किसी क्लास को कुछ करा रहे हैं तो उसको दल शिक्षण मिलकर काम करना है, 2 या 2 से अधिक शिक्षक का। तो ये आंसर सही हो जाएगा। सत्तावादी शिक्षण क्या है? तो सत्तावादी शिक्षण होता है कि बाल केंद्रित होता है। तो नहीं, बाल केंद्रित नहीं हो, शिक्षण केंद्रित हो। तो सत्तावादी, सत्तात्मक जो शिक्षण होता है वो कैसा होता है? तो शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि उसमें सत्तावादी लोग कौन होते हैं? तो शिक्षक होते हैं। शिक्षक केंद्रित को ही सत्तावादी शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि प्रशिक्षण देता है। विधि प्रशिक्षण क्या देता है? तो विधि प्रशिक्षण रचनात्मक सोच देता है। विधि प्रशिक्षण क्या देता है? रचनात्मक सोच देता है। विधि प्रशिक्षण और क्या देता है? तर्क भी देता है, वे लॉजिकली इम्प्रूवमेंट करता है। विधि प्रशिक्षण क्या देता है? तो आलोचनात्मक निर्णय का भी ये करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत है, यानी कि मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांतों में से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा है? तो सक्रियन इनमें से क्या हो जाएगा? मेरी मॉडल के 5 सिद्धांत है। तो 5 सिद्धांत मेरी मॉडल के कौन कौन से? समस्या केंद्रित है, सक्रियन है, प्रदर्शन है, आवेदन है और एकीकरण है। इनमें से ऑप्शन में कोई भी आगे दे सकता है। तो ये पाँचों जो मेरिल के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं इनको याद रखना है। फिर से सुन लीजिए, समस्या केंद्रित, सक्रियन, प्रदर्शन, आवेदन और एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ADDIE मॉडल में ए इनमें से किसके लिए है? तो ए जो होता है वो एनालिसिस के लिए होता है। एनालिसिस क्या होता है? तो विश्लेषण होता है, यानी कि विश्लेषण के लिए ए। और ये क्या होता है? AD होता है। तो ए का क्या चीज़ के लिए होता है? विश्लेषण के लिए होता है। और डिस्पोजिशन होता है, रचना के लिए होता है। और ये डेवलपमेंट, विकास के लिए होता है। ये इनोवेशन के लिए होता है। और ये इवैल्यूएशन के लिए होता है। ये आपको इतना याद रखना है। चलिए देखिए, यहाँ पर एनालिसिस है, डिजाइन है। डिजाइन मतलब रचना, डिस्पोजिशन भी कह सकते हैं, डिजाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिस्पोजिशन, इसको रचना भी कह सकते हैं। ठीक है, डिजाइन भी। डेवलपमेंट, विकास और इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? कार्यान्वयन। और इवैल्यूएशन, मूल्यांकन होता है। तो ये पांचों आपको याद रखना है। एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? यानी कौन सा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? तो खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, तो ये सूक्ष्म शिक्षण का पार्ट नहीं है। चित्रकला कौशल, ये सूक्ष्म शिक्षण का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। प्रशिक्षण द्वारा क्या किया जा सकता है? तो कौशलों का विकास किया जा सकता है। प्रशिक्षण द्वारा कौशलों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? तो शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षण कौशल को बढ़ाता है, इसलिए आवश्यक है। शिक्षण कौशल बढ़ाता है, इसलिए शिक्षक को प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जा सकती है? कौन सी विधि जो होता है वो कक्षा में
काफ़ी बार जो है उपयोग में लाया जा सकता है। तो यह जो होता है पढ़ाने के बाद अवलोकन विधि जो होता है वह कक्षा में काफ़ी बार उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अधिक अनुकूल है। तो बच्चों को सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है। तो निष्क्रिय कक्षा वातावरण, निष्क्रिय तो होना नहीं चाहिए, निगेटिव हो जाएगा। शिक्षक के अनुकूल कक्षा का वातावरण, शिक्षक के अनुकूल नहीं, बच्चों के अनुकूल कक्षा का भौतिक वातावरण, यही आंसर हो जाएगा कि कक्षा का भौतिक वातावरण सही होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए बच्चों को सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है। तो पाठ्य पुस्तक का कक्षा में उपयोग बोल रहा है, तो ऑप्शन में देखते हैं कि विचार और सोच की व्याख्यान करते हुए। तो विचार और सोच के व्याख्यान के लिए यह पाठ्य पुस्तक का कक्षा में उपयोग नहीं होता है। शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, यही आंसर हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक का कक्षा में जो उपयोग होता है वो शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल सही बात है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल सही बात है। पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है, तो विमुख नहीं करता, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड है। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड कौन से हैं। तो योग्यता है, सही बात है, उत्पादन है, प्रक्रिया है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व तो होता है, यानी कि शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व तो क्या होता है। तो बच्चों के साथ नहीं, प्राधान्याध्यापक के साथ नहीं, शिक्षक स्वयं। तो शिक्षक स्वयं ही होता है कि शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या होता है कि शिक्षक स्वयं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं क्या है। तो शिक्षक केंद्रित जो शिक्षक हैं उनके केंद्रित विधियों का विशेषताएं क्या है। तो औपचारिकता, सही बात है। शिक्षक की संप्रभुता, सही बात है। नवीन तकनीकों का अवहेलना, सही बात है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे मूल्यांकन में डैश नहीं होता है। तो वैधता नहीं होता है, विश्वसनीयता नहीं होता है, वस्तुनिष्ठता नहीं होता है, व्यक्तिनिष्ठा नहीं होता है। तो वैधता हो तो होता है एक अच्छे मूल्यांकन में, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठा भी होनी चाहिए, व्यक्तिनिष्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी अच्छे मूल्यांकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार कैसा होना चाहिए। तो बाहरी परीक्षा, बिल्कुल सही बात है। मापदंड संदर्भित परीक्षा, बिल्कुल सही बात है। और संकलनात्मक मूल्यांकन, सही बात है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है। तो ग्रेडिंग प्रणाली निरपेक्ष मूल्यांकन और सापेक्ष मूल्यांकन दोनों है, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएगा कि ग्रेडिंग प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को मार्क कर लेना है कि ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है। तो निरपेक्ष मूल्यांकन और सापेक्ष मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषय वस्तु की रूपरेखा है। तो विषय वस्तु की रूपरेखा क्या कहलाता है। तो पाठ्यक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है, यानी कि कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण क्या है। तो छिपा हुआ पाठ्यक्रम ही क्या होता है, मूल्यों और मानकों और विश्वास का प्रसारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षक का, विषय की प्रकृति का, छात्रों की जाति का, छात्रों की रुचि का है, ठीक है। उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों की रुचि का, यानी कि मनोवैज्ञानिक कारण जो होता है वो अधिगम के प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है। तो छात्रों की रुचि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, सरल से जटिल, बिल्कुल सही बात है, सरल से जटिल अधिगम प्रक्रिया है। मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण का अधिगम प्रक्रिया क्या है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। सरल से जटिल की ओर जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया अन्य प्रमुख शिक्षण सूत्र क्या है। तो ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशेष से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, पूर्ण से अंश, सरल से जटिल, ठीक है, और आगमन से निगमन तक जाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। क्या पूछ रहे हैं, नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में, इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। परिपक्वता तो करता है, तत्परता भी करता है, अक्षांश का, आकांक्षा का स्तर भी करता है, भौगोलिक सीमाएं इसमें प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मरण है। तो स्मरण क्या है। तो स्मरण आपका देख लेते हैं, सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री है,
तो नहीं, बिल्कुल नहीं। दृश्य शिक्षण है, बिल्कुल नहीं। स्मरण सहायक शिक्षण, जैसा कि इसमें स्मरण दिया हुआ है, तो स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है, तो हैंड्स ऑफ अधिगम का लाभ क्या है, तो करके सीखना ही हैंड्स ऑफ अधिगम होता है। तो इसका लाभ क्या है, तो नए कौशलों को सीखने के लिए, करके सीखने पर नए कौशल मिलते हैं, तो ये सही बात है, पॉजिटिव है। प्रकृति से अंतः क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी सही बात है। तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा कि हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ क्या होता है, तो नए कौशल को सीखने में मदद करता है और प्रकृति से अंतः क्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए, यहाँ से शिक्षण कला हो गया, आर्ट्स ऑफ टीचिंग 30 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अन्य जानकारियों से 1875 में कलकत्ता, अब कोलकाता में स्थापित भारतीय लीग से कौन जुड़े थे, यानी कि 1875 में भारतीय लीग से कौन जुड़े थे, तो यहाँ पर शिशिर कुमार घोष, अरविंदो घोष। तो शिशिर कुमार घोष तो जुड़े थे, अरविंदो घोष नहीं जुड़े थे। काली मोहन दास और अरविंदो घोष, तो अरविंदो घोष ये दोनों नहीं जुड़े थे। शिशिर कुमार, यहाँ शिशिर कुमार है, और शंभूचरण मुखर्जी, तो सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। तो कभी कभी ये पूछ देगा कि इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। बहुत ही फेमस है, इनको आपको याद रखना है। कहाँ पे की थी, तो कलकत्ता में की थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष शंभूचरण मुखर्जी थे। शंभूचरण मुखर्जी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, तो ये इंडियन लीग 1875 में हुआ था, और जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था वो 1885 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, तो मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य असम है। ठीक है, और शहतूत रेशम का कौन करता है उत्पादन, तो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मेघालय, उत्तर प्रदेश करता है। मूंगा रेशम असम एकमात्र राज्य है, और ईरी रेशम का मध्य प्रदेश, असम, बिहार और उड़ीसा। तो बिहार स्टेट है, तो इसमें ईरी रेशम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछ देगा कि ईरी रेशम किस राज्य में होता है, तो बिहार में होता है। टसर रेशम कहाँ होता है, तो टसर रेशम बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। टसर रेशम की बात करें तो ये भी बिहार में हो जाएगा, उड़ीसा में होता है, मध्य प्रदेश। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है, यानी कि कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है, तो निर्यात में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह बिहार के चंपारण जिले के काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपरोक्त में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है, तो कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है, तो दोनों ही सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था चंपारण आंदोलन, और चंपारण से रिलेटेड जहाँ की इसमें दिया हुआ है, तो दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1917 में यह हुआ था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था और गांधी जी चंपारण आए थे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI आयोजित किया था? किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किया था? तो गृह मंत्रालय किया था। इसको आपको याद रखना है। निम्न क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI आयोजित किया था? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा हुआ था, होम मिनिस्ट्री के द्वारा हुआ था। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण एक परियोजना है जिसका आयोजन गृह मंत्रालय करता है, और ये 2022 में गृह मंत्रालय ने कितने मातृभाषाओं में, तो 576 मातृभाषाओं का सर्वेक्षण पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किस गैस को कहा जाता है, तो ये मीथेन हो जाएगा। नाइट्रोजन को नहीं कहते, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो दोनों हो जाएगा आंसर, ए और सी दोनों हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। इसमें मोनोऑक्साइड कभी कभी ऑप्शन में रहता है, मोनोऑक्साइड में भी नहीं, मोनोऑक्साइड को भी ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? तो ऑप्शन में दिया है 2, 3, 7, 11। तो 2 होते हैं, आपको याद रखना है कि 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? तो निर्वाह खेती से वनों की कटाई अधिक होती है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल नीनो घटना होती है, तो एल नीनो घटना कहाँ पे होती है? तो देखिए, भारत जो साउथ का भाग है वो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो एल नीनो जो घटना होती है वो प्रशांत महासागर में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टी गंगा की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? तो टी गंगा की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों के संबंधित है? तो ये कमजोर प्रजातियों के लिए होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अब चलिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिल में से 12 साइकिलों की औसत लागत कितना है? 18,000 है। तो कुल मिलाकर उसमें से 3 लाख कमाए। अगर 20 साइकिल का 18 है तो इससे गुना कर दीजिए। पहले 20 को 18,000 से गुना कर देना है। तो 18 दूनी 36 और इस पर कितने हो जाएंगे? 4 जीरो बैठा दीजिएगा। तो 18,000 और 20, 36 और 4, यानी कि 3,60,000 हो जाएगा। 3,60,000 और ये बोल रहा है कि कुल मिलाकर उसने 3 लाख कमाए, यानी कि 3 लाख कमाया। तो अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिलों की औसत लागत, सॉरी 20 साइकिलों में से 12 लागत का 12 है तो 18 और 12 को गुना कर लीजिए। 3 18, ठीक है। तो 2,16,000 आ जाएगा। और शेष साइकिल कितने बचते हैं? तो 8 बचते हैं। तो शेष साइकिल का औसत लागत कितना मान लीजिए? x मान लीजिए और x मान करके इसको बनाइएगा। तो इसमें टोटल कितना आना चाहिए? तो 3 लाख आना चाहिए। तो 3 लाख को कैसे करेंगे? तो 2,16,000 आपका ये और प्लस 8 गुने एक्स, और एक्स का वैल्यू हमको नहीं मालूम है। 3 लाख टोटल उसको माइनस प्लस करने पर आता है। तो 8x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 3 लाख माइनस 2,16,000। तो 2,16,000 में से 3 लाख में से 2,16,000 माइनस करने पर कितना आ जाएगा? तो 84,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84,000 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दहिया 80 और 8 पचे 40। तो डायरेक्ट आपका आ जा रहा है 10,500। आपका आंसर हो जाएगा 10,500। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4,000 पर 2 वर्षों के लिए 20% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो इसे अधिवार्षिक रूप से संयोजित करना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है? 4,000 है। कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 वर्ष कहने का मतलब क्या है कि 6 मंथ करेंगे तो 4 छमाही हो जाएगा यहाँ की, क्योंकि अर्धवार्षिकी तरीके से पूछ रहा है। रेट कितना है? 20% के वार्षिक। तो अर्धवार्षिकी कितना हो जाएगा? 10% अर्धवार्षिक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का होता है प्रिंसिपल गुने 1 प्लस आर रेट जो होता है बटा 100 का पावर n जो समय होता है वो, और माइनस प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है? 4,000 है, ठीक है। और जो ये रेट है वो 10 है, तो यहाँ पर 100 ऊपर चला जाएगा, 110/100 हो जाएगा। और कितने छमाही है? तो 4 है और माइनस 4,000 इसमें से कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा, आपको इसको बार बार अगर काटेंगे तो 11/10 आ जाएगा। और 11/10 को कितने बार लिखना है? तो 4 बार लिख देंगे और माइनस 4,000 करेंगे तो गुना करने पर 5856.4 आ जाएगा। 4,000 माइनस करेंगे 1,856 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1,856.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11.71 माइनस 0.86 प्लस 1.78 माइनस 9.24। इसको सॉल्यूशन करेंगे। प्लस वाले को, ये जो प्लस वाला यहाँ प्लस छुपा रहता है, और ये प्लस वाले को आपस में जोड़ देंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे। तो टोटल आपका 3.43 आ जाएगा। 3.43, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 156 है और उसका मौसा 13 है। ऐसे संख्या युग्मों की संख्या क्या होगा? तो दो संख्याओं का योग कितना है? 156 है और उसका मौसा कितना है? तो 13 है। तो मौसा 13 है और माना कि पहली संख्या 13 ए हो जाएगा और दूसरी संख्या 13 बी हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग बोल रहा है 156, तो ए और बी कितना हो जाएगा? 13 कॉमन निकालेंगे और 13 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 के दो युग्म होंगे, कौन कौन से होंगे? तो ए 1 और 11 हो जाएगा और 7 और 5 हो जाएगा। तो इसका कितने बनेंगे युग्म? तो 2 युग्म बनेंगे। तो ये ऐसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भवन की ऊंचाई और भवन के पास से एक बिंदु की दूरी 20% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई और भवन, ठीक है, तो भवन का शीर्ष उन्नयन कोण क्या होगा? तो भवन का उन्नयन कोण क्या होगा? बदलेगा ही नहीं। तो ये बदलेगा ही नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमंग का जिस तरह उत्साह से है तो अपराध का किस तरह से होगा? तो परमानंद से हो जाएगा। अपराध का किससे होगा? परमानंद से हो जाएगा। परमानंद तो ये गलत हो जाएगा। उमंग उत्साह से, उमंग से क्या होता है? उत्साह होता है। तो अपराध से क्या हो जाएगा? तो परमानंद, आनंद की प्राप्ति थोड़ी ना हो रही है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। यानी कि अपराध किससे है? तो दुष्कर्म से है। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तो सबसे कम मिलता जुलता पूंछ है, पंख है, ट्रंक है, ठीक है। ये पक्षियों के अंग है
और फर जो होता है ये पेड़ का होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन है कि 7 4 11, 11 और 2 13 और फिर 4 17, 7 2 13, फिर 4 23, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में स्पाइडर को PSDIR लिखा जाता है, यानी कि P पहले हो गया, S इधर हो गया, फिर DI और RE, यानी कि हर दो पे वो कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो OCMM, तो ये दोनों नहीं होगा, OCMMNO, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी, एक पुरुष ने महिला का परिचय कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी की इकलौती पुत्री है, तो वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? तो पति है भाई। इकलौती पुत्री बोल रहे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? आसान क्वेश्चन है। तो आप देखे हैं कि इसमें हम लोगों ने देखा कि 50 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और 50 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, और ये ऐसे ही क्वेश्चन स्टेट में पूछे जाएंगे 2025 में, तो आप लोग ऐसे तैयारी करते रहें। टोटल आपका 400 क्वेश्चन आज हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। थैंक यू।